हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे साझेदारी का प्रवेश कि साझेदारी का जो साझेदार एक व्यापार में जो साझेदार आता है वो क्यों आता है और उसका दायित्व क्या है और उसकी जो प्रॉपर्टी यानी संपत्ति क्या है, मतलब उसका क्या क्या अधिकार होता है और क्या क्या दायित्व होता है। तो आज हम देखेंगे कि एक साझेदार जो एक बिजनेस में प्रवेश करता है यानी जब वो आता है तो उस समय उसकी क्या क्या दायित्व होती हैं और क्या क्या उसकी संपत्तियां होती हैं, यानी अधिकार क्या क्या उसके अधिकार हो सकते हैं और क्या क्या संपत्तियां होती हैं। तो साझेदार का प्रवेश यानी एक साझेदार जब प्रवेश करता है तो उस समय क्या क्या दशाएं या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले जब एक नए साझेदार का प्रवेश, जब एक नया साझेदार किसी बिजनेस में आता है तो उस बिजनेस में जो उसके आने से पहले यानी उसके आने से पहले जो कुछ भी हुआ है उसके प्रति उसको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यानी जो भी हानि हुई है, लॉस हुआ है या फिर कुछ भी हुआ है तो उसके लिए उसको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यानी मान लेते हैं कि कोई एक रमेश है जो कि बिजनेस में जो कि साझेदारी में 1 सितंबर 2022 को आया, मतलब इससे 1 सितंबर 2022 को आया। ठीक है, रमेश है जो कि व्यापार में 1 सितंबर 2022 को प्रवेश किया है नए साझेदार के तौर पर। उससे पहले यानी 31 अगस्त 2022 को अगर बिजनेस में कोई लॉस होता है यानी कुछ लॉस हुआ है, क्या कुछ और हुआ है या चोरी हुआ है, लॉस हुआ है या थेफ्ट थेफ्ट यानी चोरी हुई है, चाहे लॉस हुआ हो चाहे चोरी हुई, इसके कारण मान लेते हैं लॉस और चोरी के कारण 50,000 का नुकसान हुआ है। तो जो ये 50,000 का नुकसान हुआ है इसका भरपाई सिर्फ पुराने साझेदार ही करेंगे, जो भी पुराने साझेदार व्यापार में रहे हों। नया साझेदार जो कि रमेश है, अगर वो 1 सितंबर को आता है और इस डेट में यानी जो 1 सितंबर है इसके बाद 1 सितंबर को अगर प्रवेश करता है वो, और 2 सितंबर से 1 सितंबर के बाद यानी 2 सितंबर से 2 सितंबर के बाद अगर कोई काम होता है यानी कोई गड़बड़ी होती है, कोई चोरी होता है या थेफ्ट होता है तो उसके लिए रमेश का भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, यानी इसकी भी लायबिलिटी बढ़ जाती है, ये भी जिम्मेदार हो सकता है। लेकिन अगर 1 सितंबर से पहले जैसे 31 अगस्त को या 28 अगस्त को अगर किसी प्रकार की चोरी से या लॉस होता है तो इसके लिए रमेश जिम्मेदार नहीं है, चाहे इसमें कुछ भी हुआ हो, चाहे इसका हिस्सा कितना भी हो। लेकिन 28 अगस्त तक की यानी 1 सितंबर से पहले बिजनेस में अगर कुछ भी हुआ है तो उसके लिए रमेश को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। और 1 सितंबर के बाद यानी 2 सितंबर से इसको अगर व्यापार में कुछ भी होता है तो उसके प्रति जिम्मेदार ठहरा सकता है। तो ये इसकी लायबिलिटी है कि अगर 1 सितंबर के बाद अगर कुछ होता है तो उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। और ये इसका अधिकार है कि अगर 31 अगस्त से पहले 28 अगस्त यानी 1 सितंबर से पहले अगर व्यापार में कुछ भी होता है तो उसके लिए इसको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ये एक तरह का इसके अधिकार मिला है, इसका अधिकार है कि इससे पहले फर्म में अगर इसके प्रवेश से पहले जो कुछ भी हुआ है उसके प्रति इसको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, और फर्म में प्रवेश के बाद उसको किसी भी घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ये जो है वो धारा एक साझेदारी अधिनियम भारतीय साझेदारी
भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 31(2) के अनुसार है, मतलब 31(2) के अनुसार है कि अगर व्यापार में नए साझेदार के प्रवेश से पहले किसी भी तरह की घटना घटी है तो उसके लिए इसको जिम्मेदार, नए साझेदार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। और अगर नए साझेदार के प्रवेश के बाद व्यापार में कुछ भी घटना घटती है तो उसके लिए नए साझेदार को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ये भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 31 के अनुसार मत है। और यही धारा 31(1) के अनुसार है कि अगर कोई साझेदार फर्म में प्रवेश कर रहा है तो वो सभी साझेदारों की सहमति पर ही फर्म में प्रवेश कर सकता है। यानी जो नया साझेदार है, जैसे कि रमेश जो नया साझेदार के रूप में प्रवेश ले रहा है, ये फर्म में जितने भी साझेदार हैं उन सभी साझेदारों की सहमति के बाद ही फर्म में प्रवेश ले सकता है, या फिर साझेदारी अधिनियम की अनुबंध के धारा के अनुसार ये फर्म में ले सकता है। यानी दो तरीके से फर्म में प्रवेश ले सकता है कोई भी नया साझेदार। एक, जब सभी साझेदार राजी हों और उसे हंसी खुशी फर्म में लेते हों तब, और दूसरा जो अगर सभी साझेदारों की सहमति से होता है। ठीक। दूसरा, अगर किसी साझेदारी अधिनियम या किसी और अनुबंध के तहत ये फर्म में प्रवेश लेता है तो ये दो कंडीशन होते हैं जिसकी वजह से कोई भी नया साझेदार फर्म में प्रवेश ले सकता है। ठीक। तो ये धारा भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 31(1) के अनुसार मत है। और दूसरा, भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 31(2) के अनुसार क्या मत है कि अगर जो नया साझेदार फर्म में प्रवेश ले रहा है वो अपने फर्म से, यानी जिस दिन वो फर्म में प्रवेश ले रहा है उससे पहले हुई घटना के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। और अगर उसके प्रवेश के बाद अगर फर्म में किसी तरह का घटना घटता है तो उसके लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ठीक है। तो ये तो था नए साझेदार के प्रवेश की उसकी अधिकार और कर्तव्य। अब दूसरा, और इसके बाद ये पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। तो पुनर्मूल्यांकन खाता हमने देखा था कि पिछले वीडियो में किस तरह से बनाया जाता है, जिसमें संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, यानी रिवैल्यूएशन किया जाता है कि हमारे पास जो व्यापार है उस व्यापार में कितनी हमारे पास संपत्तियां हैं और कितने दायित्व हैं, उनका जो वैल्यूएशन किया जाता है यानी मूल्यांकन किया जाता है उसे ही रिवैल्यूएशन किया जाता कहते हैं। ठीक है। अब जो नया साझेदार फर्म में प्रवेश लेता है तो इसके नए लाभ हानि अनुपात की गणना करने की भी अपनी विधियां हैं। तो जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश लेता है तो उस समय जो नया साझेदार फर्म में प्रवेश लेता है तो उस समय फर्म जो नया लाभ हानि अनुपात की गणना की जाती है उसकी भी कई विधि है। तो उसमें से 4, मतलब नए लाभ हानि अनुपात के नए लाभ हानि अनुपात की गणना करने की विधि, यानी जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो उस समय जो नए लाभ हानि अनुपात की गणना की जाती है उसकी भी अपने 4 विधियां हैं। यानी 4 विधियों के आधार पे नए साझेदार के नए लाभ हानि अनुपात की गणना की जाती है। जिसमें पहला है, जब कोई साझेदार, यानी जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश कर रहा है तो उस समय उससे वो किसी भी साझेदार से कोई लाभ न लिया हो। यानी जब किसी साझेदार से कोई लाभ का हिस्सा न लिया हो। ठीक है। और दूसरा है
ये तो पहला है कि जब किसी साझेदार से कोई लाभ का हिस्सा न लिया हो, तो ऐसी स्थिति में जो वो जिस लाभ में मतलब यानी जिस अनुपात के लिए वो आया है, वो उस समय जो फर्म का लाभ है वो 1 रुपये मान के कैलकुलेशन किया जाता है, यानी नए लाभ हानि के अनुपात की गणना की जाती है। जो दूसरा है वो है जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से उनके लाभ का हिस्सा एक निश्चित अनुपात में प्राप्त करता हूँ। यानी जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से उनके लाभ का हिस्सा एक निश्चित अनुपात में प्राप्त करता है, यानी जब सब साझेदार है वो अपने मर्जी से अपने लाभ का कुछ हिस्सा नए साझेदार को देते हैं, तो और तीसरा होता है जब नए साझेदार पुराने साझेदारों से उनके लाभ का हिस्सा क्रय करता है। जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से उनके लाभ का हिस्सा क्रय करता है। ठीक है, ये तीसरा कंडीशन है कि जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से उनके लाभ का हिस्सा क्रय करता है। यानी यहाँ दूसरे नंबर में क्या था, जो साझेदार है वो अपने लाभ का हिस्सा खुद अपनी मर्जी से नए साझेदार को देते हैं, लेकिन यहाँ तीसरे नंबर में जो तीसरी कंडीशन है उसके अनुसार जो नया साझेदार है वो पुराने साझेदारों से उनके लाभ का हिस्सा क्रय करता है। ये पुराने साझेदार अपनी मर्जी से उसको नहीं देते हैं इसमें, ये बल्कि उनसे उनके लाभ का हिस्सा क्रय करता है। और जो चौथा कंडीशन है वो है त्याग अनुपात की गणना। त्याग अनुपात की गणना नए लाभ हानि अनुपात के आधार पर, मतलब जो त्याग अनुपात की गणना की जाती है, त्याग अनुपात की गणना नए लाभ हानि अनुपात के आधार पर, मतलब जो चौथा है वो त्याग अनुपात की गणना की जाती है नए लाभ हानि अनुपात के आधार पर। ठीक है, तो ये है 4 कंडीशन जिसके आधार पे नए साझेदार के प्रवेश पर नए लाभ हानि अनुपात की गणना की जाती है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं पहला नंबर, जब किसी साझेदार से कोई लाभ का हिस्सा न लिया हो, मतलब जब नया साझेदार किसी पुराने साझेदारों से अपने लाभ का कुछ हिस्सा न लिया, मतलब कोई भी हिस्सा न लिया हो। तो जब नया साझेदार पुराने साझेदार से उनके लाभ का कोई भी हिस्सा नहीं लेता है, तो ऐसी स्थिति में वो जिस भाग के लिए आया है, जिस भी भाग के लिए आया है उस भाग में एक रखकर उसके भाग को घटा दिया जाता है। यानी उस समय जो फर्म का लाभ है उसे 1 रुपये माना जाता है। जैसे मान लेते हैं कि रमेश सुरेश 2 साझेदार, यानी रमेश और सुरेश 2 साझेदार हैं जिनका पुराना लाभ अनुपात 3 और 2 का है। मतलब जो रमेश और सुरेश हैं वो एक फर्म में साझेदार हैं जिनका लाभ अनुपात 3 और 2 का है। ठीक है, और महेश
महेश तीसरा साझेदार नया साझेदार है, ठीक है। महेश नए साझेदार के रूप में व्यवसाय में प्रवेश देता है। तो इसका जो लाभ है वो जो आया है, नया साझेदार के रूप में प्रवेश लिया है, वो 1/4 भाग के लिए फर्म में प्रवेश लिया है। मतलब ये 1/4 भाग के लिए फर्म में प्रवेश लिया है। ना ये रमेश से कोई हिस्सा लिया है, ना सुरेश से कोई हिस्सा लिया है, ना उनसे क्रय किया है, और ना ही इन्होंने अपनी मर्जी से कोई हिस्सा दिया है। बस ये 1/4 हिस्से के लिए आया है। अब इसी के आधार पे हम नए लाभ हानि अनुपात की गणना करेंगे। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो जो रमेश है और सुरेश है, ये इनका पुराना अनुपात हो गया। अब जो महेश नए साझेदार के रूप में आया है, तो वो अपन 1/4 मतलब जो हिस्सा है इसका, वो 1/4 हिस्से के लिए आया है। फर्म में 1/4 हिस्सा प्राप्त करने के लिए आया है। तो ऐसी स्थिति में, यानी जब नया साझेदार ना तो पुराने साझेदारों से कोई हिस्सा क्रय करता है, ना पुराने साझेदार क्रय अपने लाभ का हिस्सा कुछ देते हो, ठीक। तो ऐसी स्थिति में जो लाभ हानि अनुपात की गणना की जाती है, उसको गणना करने के लिए फर्म का लाभ 1 रुपये मान लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो फर्म का लाभ है वो 1 रुपये मान लिया जाता है, और इस 1 रुपये में जो नए साझेदार का हिस्सा है इसको घटा दिया जाता है। तो 1 - 1/4, ठीक है। यानी जो ऐसी स्थिति में जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है, तो उस समय जब पुराने साझेदारों से इसे कोई भी हिस्सा प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में नए लाभ अनुपात की गणना करने के लिए फर्म का लाभ 1 रुपये मान लिया जाता है, और उस 1 रुपये में नए साझेदार का जो जिस हिस्से के लिए वो आया है, उस हिस्से को घटा दिया जाता है। तो हम घटा के देख लेते हैं। तो इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो 4 × 4 - 1, जब ये बराबर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। 3/4 हो जाएगा। तो 3/4 को अब ये नया लाभ हानि अनुपात, ये इसका नया हिस्सा हो गया। अब इसी के आधार पे हम नए लाभ हानि अनुपात की गणना करेंगे। तो नए लाभ हानि अनुपात, तो नए लाभ हानि अनुपात की गणना करेंगे। तो पहला हम देख लेते हैं रमेश का। तो जब नए लाभ हानि अनुपात की गणना करेंगे, तो उसमें जो नए लाभ महेश का जो हिस्सा है, यानी जो नए साझेदार का हिस्सा है, उसके हिस्से में जो ये कैलकुलेशन निकल के आया है, इसमें इनके पुराने हिस्से को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3/4, यानी जो ये नए साझेदार का हिस्सा हमने निकाला है, इसके साथ गुणा कर देंगे पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात को। तो ये रमेश का निकालना है, तो रमेश का हिस्सा 3 है, और इसका टोटल 3 × 2 = 5, इसके बटे में आ जाएगा। तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 × 4 = 20 और 3 × 3 = 9, ये 9/20 इसका नया हिस्सा है, नया लाभ हिस्सा। ये तो रमेश का हो गया। और सुरेश का दूसरा हिस्सा, सुरेश का भी सेम इसी तरह 3/4 गुणे जो इसका पुराना हिस्सा है 2/5, तो ये भी हो जाएगा 20 और 3 × 6, ठीक। ये इसका नया लाभ हानि अनुपात हो गया, नया लाभ, ठीक। अब ये जो नया लाभ है इसका, ये तो इनका नया लाभ हो गया, और ये महेश का हो गया, महेश का 3/4, और महेश का 3/4 हो गया, ठीक। अब इसको हम बराबर कर देते हैं। तो बराबर करने के लिए क्या क्या है हमारे पास, 9/20 अनुपाते 6/20 अनुपाते 3/4। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे। हाँ, तो अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इनका एलसीएम हम 20 ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि एलसीएम हम ऐसी संख्या को लेते हैं जिससे अगर भाग दे तो इन सब संख्याओं से ये जो एलसीएम आया है वो कट जाना चाहिए। तो
ऐसी संख्या का एलसीएम लिया जाता है। तो हम यहाँ पे 20 ले लेंगे, तो 20 से अगर काटेंगे तो ये इन सभी संख्याओं से कटेंगे तो 20 कट जाएगा। तो ये 20 एलसीएम ले लिए। अब इसका भाग इससे देंगे, तो और जितना आएगा उसका गुणा इसके ऊपर वाले के साथ कर देंगे। तो 20 का भाग 20 में दिए तो 1 बचा, 1 का गुणा 9 में किए तो 9 बच गया। ठीक है। अब वैसे उसी तरह ये दूसरा, तो इस 20 का भाग दिए 20 में तो 1 बचा, और 1 का गुणा किए 6 में तो 6 आ गया। ठीक। अब उसी तरह इसका, तो 4 का भाग दिए 20 में तो 4 पंचे 20 यानी 5 आ गया, और 3 में गुणा किए तो 5 के 15। ठीक। सॉरी, 4 पंचे 20 और 5 के 15। तो ये इसका ये इनका नया अनुपात है, 9:6:15। ठीक है। अब हम त्याग अनुपात की गणना करेंगे, यानी जो नए साझेदार हैं इनके त्याग अनुपात की गणना करेंगे। तो ये तो हमारा नया लाभ अनुपात निकल गया। अब इसके आधार पे हमें त्याग अनुपात की गणना करना है। तो यहाँ जगह नहीं है तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, यहीं ऊपर कर देते हैं हम। तो हमें त्याग अनुपात की गणना करना है, तो हम लिख लेते हैं त्याग अनुपात बराबर पुराना माइनस नया अनुपात। ठीक है। तो हम त्याग अनुपात बराबर पुराना माइनस नया अनुपात की गणना करेंगे। तो इसके लिए ये तो पुराना माइनस नया अनुपात होता है, तो हम किसका निकालेंगे, रमेश का। रमेश का हिस्सा निकालेंगे। तो रमेश का हिस्सा क्या है, पुराना क्या था, रमेश का हिस्सा 3 था, तो 3 हो गया 3/5 माइनस नया अनुपात क्या है इसका 9/20। 9/20 सॉरी, ये 4 3 की जगह 3 नहीं होगा, 1 होगा। तो जब हम 5 और 20 का 5 4 से 20 में भाग देंगे तो 5 आएगा, और 5 को गुणा में करेंगे तो 5 आएगा, यानी इसका टोटल इसके बराबर आना चाहिए। तो अब बराबर आ जाएगा 9 6 15 5 20, तो 5 9 6 5 का अनुपात हुआ। ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 20। अब 5 का भाग देंगे 20 में तो 5 चौक 20, और जो 4 है उसका गुणा ऊपर वाले के साथ करेंगे तो 4 3 12 माइनस 20 का भाग 20 में देंगे तो 1, और 1 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 बराबर 12 में से 9 घटाएंगे तो 3/20। ठीक। अब सुरेश का, तो जो सुरेश है इसका देख लेते हैं। तो इसका क्या था 2/5 माइनस क्या है 6/20, तो इसका भी एलसीएम 20 आ जाएगा। इसका भी भाग देंगे तो 5 चौक 20, 4 दूनी 8 माइनस 20 से कम 20, और 20 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 ही आएगा 2/20। ये इनका त्याग अनुपात है। ठीक है। तो ये रमेश और सुरेश का त्याग अनुपात है क्या, 3:2, ये इनका त्याग अनुपात है। त्याग अनुपात है। ठीक है। तो इस तरह से जब नया साझेदार सिर्फ नए साझेदार के लाभ का हिस्सा दिया हो और वो किसी से कोई हिस्सा प्राप्त न करता हो, तो उस स्थिति में इस तरह से उसके नए लाभ हानि अनुपात और त्याग अनुपात की गणना की जाती है। ठीक है। थैंक यू।